हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें हम पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण, भाषा के विषय में तो आप सभी को पता होगा कि जो भी हम बोलते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, और व्याकरण का मतलब होता है ऐसा शास्त्र जो कि सही भाषा को लिखना और पढ़ना सिखाता हो। तो आज हम उसी के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, एक तरफ इधर है और एक चित्र इधर है। तो ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपको क्या समझ में आया? तो पहले चित्र में छोटा बच्चा माँ से कुछ कहना चाह रहा है, परंतु माँ संकेत समझ नहीं पा रही है। दूसरे चित्र में यश अपनी माँ से कुछ पूछा, यश ने अपनी माँ से कुछ पूछा तो माँ तुरंत समझ गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है लेकिन ये मम्मी इसकी समझ नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी मम्मी से इसने कुछ कहा तो इसने सीधे समझ लिया इनकी मम्मी ने। तो अब आप समझ गए होंगे कि संकेतों द्वारा किसी भी बात को समझना या समझाना कितना कठिन होता है। इसलिए संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संकेतों से कोई भी ज़्यादातर समझ नहीं पाता है। अतः अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो हमें किसी से कुछ कहना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के हम कुछ भी ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो चलिए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरे के विचार समझता है। तो हम भाषा को कह सकते हैं कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचार समझ सकते हैं। तो अब देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, जिसको कि हम बोलकर दूसरे को समझाते हैं, और दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा, जिसको कि हम लिखकर समझाते हैं। तो चलिए अब इन दोनों के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब देखिए मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा बोलकर कही गई बात, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, मम्मी कहानी सुनाती है और ये आपस में बातचीत करते हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा। अब है हमारी लिखित भाषा। तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरे पढ़कर उसको समझते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का अर्थ हुआ लिखकर बताई गई भाषा। तो यहाँ देखिए पोस्टर पढ़ना, तो ये क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र में लिखा हुआ रहता है और हम उसको पढ़ते हैं। लिखकर बताना, तो यहाँ पर देखिए अध्यापिका है और लिखकर बच्चों को बता रही हैं। तो इस प्रकार कर जब हम लिखित भाषा यानी कि जो लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं तो उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए कभी कभी हम न तो बोलते हैं और न लिखते हैं, बल्कि अपनी बात संकेतों द्वारा समझाते हैं, परंतु संकेतों का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम आमने सामने हों। दूर बैठे लोगों को संकेतों द्वारा बातचीत नहीं हो सकती, यानी कि यदि कोई दूर बैठा है तो उसके से हम संकेतों के द्वारा बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए इसे भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। पशु पक्षी भी अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन ये केवल ध्वनियाँ मात्र होती हैं, इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। अब देखिए संसार में अनेक भाषाएं हैं। जैसे संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी और लिखी जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। जैसे जर्मनी की जर्मन होती है, जापान की जापानी होती है, इंग्लैंड की अंग्रेजी होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की विभिन्न स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया। इस प्रकार से अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं। अब है भारत की राजभाषा। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, जो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। अंग्रेजी अनेक देशों में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अब है लिपि। तो लिपि क्या होती है? तो हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं, जिसे हम लिपि कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या हो गई? ऐसे निश्चित चिन्ह जिसमें कि हम भाषा को लिख सकें। अब देखिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। बांग्ला की बांग्ला लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी की गुरमुखी है और अंग्रेजी की रोमन है। तो ये सभी क्या है? लिपियां हैं जिनके में ये भाषाएं लिखी जाती हैं। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है?
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो मेरे को आइसक्रीम खाती है, तो क्या है ये, आपको समझ में आया? नहीं, ये गलत है। तुम्हारा है घर कहाँ, तो ये भी गलत है। तो इसी को हम किसके द्वारा जानेंगे? इसी को हम जानेंगे व्याकरण के द्वारा। तो चित्रों में दिए गए वाक्य पढ़ने पर अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि ये वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं है। लिखे गए वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। तो जैसे सही वाक्य क्या है, मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे व्याकरण के द्वारा। इन अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। अब देखिए, व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है, यानी कि सही भाषा किस प्रकार से बोली जाए, लिखी जाए, उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण जानकर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना सीखते हैं। तो ये किसके द्वारा सीखते हैं? हम व्याकरण के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या कहलाता है? जिससे कि हम भाषा को शुद्ध प्रकार से समझें, किस प्रकार से लिखें, उसका ज्ञान जो हमें कराता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो इस पाठ से हमने सीखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो सबसे पहले क्या है, किसी बात को संकेतों के द्वारा समझना क्या होता है? कठिन होता है, यानी कि संकेतों के द्वारा हम कठिन होता है। अब डैश विचारों को आदान प्रदान का साधन है। तो ये क्या है? ये है हमारी भाषा। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं। तो कितने रूप होते हैं? दो, एक लिखित और एक मौखिक। भारत की राजभाषा हिंदी है। तो क्या है? हिंदी है। भारत में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। तो कौन सी है? संस्कृत। अब यहाँ देखिए, दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। उर्दू की फारसी, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, बांग्ला की बांग्ला, गुजराती की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। अब यहाँ देखिए, चित्र देखकर उनके बीच लिखी भाषाओं का सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? कश्मीरी है। ये क्या है? पंजाबी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मेल किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, राज्यों के नाम और उनकी भाषाएं। तो पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? इस पाठ में हमने भाषा के बारे में सीखा, उसकी लिपि के बारे में सीखा और व्याकरण के बारे में सीखा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार के और भी हिंदी व्याकरण, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ आदि आप यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ सकें। तो चलिए पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।